सभी भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के पदाधिकारियों गण एवं कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2022 दिन रविवार समय प्रातः काल 10 बजे स्थान पितृपर्वत के नीचे गाड़ी पार्किंग स्टैंड पर दिवाली मिलन समारोह का कार्यक्रम एवं स्वरुचि भोज सपरिवार रखा गया था। उक्त कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी एवं सांसद इंदौर माननीय श्री शंकर लालवानी जी व इंदौर महापौर माननीय श्री पुष्यमित्र भार्गव एवं लोकप्रिय विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 माननीय श्री रमेश मेंदोला जी, साथ ही लोकप्रिय युवा विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 माननीय श्री आकाश विजयवर्गीय जी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। उक्त दिवाली मिलन समारोह में हमारे संघ के हजारों ऑटो चालक भाई लोग उपस्थित हुए। इस प्रकार का आयोजन इंदौर शहर में ऑटो चालकों द्वारा प्रथम बार किया गया है। उक्त कार्यक्रम में देश प्रेम एवं भारत माता की पूजा एवं आरती की गई। उक्त कार्यक्रम में ऑटो चालक भाइयों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज होकर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक यातायात नियमों का पालन कर अनुशासन पूर्ण संपन्न किया गया। मैं दिया था परिवार में कुछ मुझे भगवा ऑटो यूनियन की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। वीरेन बाबू सक्रियता के साथ आपके हित के लिए आंदोलन करते हैं और किसी भी संगठन में कार्यालय कार्यकर्ता, कार्यालय भी चाहिए और एक कार्यकर्ता भी चाहिए, तब चल पाता है। खाली पेपर पे संगठन नहीं चलता है। तो अभी आपका कार्यालय है कि नहीं? कोई कहाँ पर है? अच्छा, आपके निवास भी बना है। देखिए, किसी भी शहर के अंदर ऑटो रिक्शा अपने आप में उस शहर का दर्पण होती है। ऑटो रिक्शा चालक का व्यवहार कैसा है, ऑटो रिक्शा चालक ने कहीं बाहर से आए हुए किसी राहगीर को ठगा तो नहीं, कहीं ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लिए, उसका व्यवहार कैसा है। उसने कई बार बुजुर्ग ऑटो रिक्शा में यात्री मिल जाते हैं तो उनका सामान उठा के रख दिया, उनका सामान उठा के उतार दिया। अगर इस प्रकार का व्यवहार हमारा रहता है ना, तो उससे शहर की प्रतिष्ठा भी बनती है। और इसलिए ऑटो रिक्शा किसी भी शहर का दर्पण होता है कि शहर का व्यवहार कैसा है, शहर का आचरण कैसा है, क्योंकि स्टेशन से उतरता है और सबसे पहले ऑटो रिक्शा में बैठता है। दिल से आपका आशीर्वाद हम सबको हमेशा इसी प्रकार मिलता रहे और हमारी ऊर्जा इसी प्रकार बनी रहे। मैं माननीय श्री कैलाश जी भाई साहब का अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। आपने भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के कार्यक्रम में पधार कर हम सबको एक ऊर्जा दी है। भाई साहब, मैं समझ सकता हूं आप काफी व्यस्त हो, लेकिन उसके बीच में आपका पधारना माननीय भाई साहब का बहुत जोरदार दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी भाई साहब का। हमारे संरक्षक, गरीबों के मसीहा, हमारे सम्मानीय भाई साहब का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। वीरेन जी ने 12 बजे का समय दिया था, पर परिवार में कुछ मुझे भगवा ऑटो यूनियन की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। वीरेन बाबू सक्रियता के साथ आपके हित के लिए आंदोलन करते हैं और किसी भी संगठन में कार्यालय कार्यकर्ता, कार्यालय भी चाहिए और एक कार्यकर्ता भी चाहिए, तब चल पाता है। खाली पेपर पे संगठन नहीं चलता है। तो अभी आपका कार्यालय है कि नहीं? कोई कहाँ पर है? अच्छा, आपके निवास भी बना है। देखिए, किसी भी शहर के अंदर ऑटो रिक्शा अपने आप में उस शहर का दर्पण होती है। ऑटो रिक्शा चालक का व्यवहार कैसा है, ऑटो रिक्शा चालक ने कहीं बाहर से आए हुए किसी राहगीर को ठगा तो नहीं, कहीं ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लिए, उसका व्यवहार कैसा है। उसने कई बार बुजुर्ग ऑटो रिक्शा में यात्री मिल जाते हैं तो उनका सामान उठा के रख दिया, उनका सामान उठा के उतार दिया। अगर इस प्रकार का व्यवहार हमारा रहता है ना, तो उससे शहर की प्रतिष्ठा भी बनती है। और इसलिए ऑटो रिक्शा किसी भी शहर का दर्पण होता है
कि शहर का व्यवहार कैसा है, शहर का आचरण कैसा है, क्योंकि इससे बीच में श्री मुकेश जी सेन, भाई साहब अपने स्थान पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप जिला अध्यक्ष हैं भारतीय मजदूर संघ के इंदौर के और प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश ESI। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही हमारे वरिष्ठ श्री के तिवारी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई साहब आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बिजली कर्मचारी संघ के, विद्युत नियामक आयोग के सदस्य भी हैं और भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के महामंत्री श्री ओम प्रकाश जी मौर्य, हमारे विधिक सलाहकार एडवोकेट, हमारे यूनियन के साथ 24 घंटे खड़े रहने वाले श्री अनिल कुमार साहू जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे उपाध्यक्ष धर्मा वर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष फिरोज खान जी, हमारे कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे मंत्री श्री राम किशन जी प्रजापति, श्री प्रकाश परमार जी, श्री जुनेद मोहम्मद जी, श्री यासीन शाह जी, श्री मुश्ताक खान जी, हमारे कार्यालय मंत्री श्री रवि पटेल जी, हमारे संगठन मंत्री संतोष मालवी जी, हमारे तुन्ना भाई थापा जी, हमारे प्रचार मंत्री राकेश निसोदे जी और श्री सुनील यादव जी। ये हमारी पूरी टीम जो भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का काम कर रही है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, उसके बाद दीप प्रज्वलित के लिए मैं हमारे अतिथियों से कहूंगा कि देखो पद ऊपर हो या नीचे ऐसा कोई भी वो नहीं होता, जो जिस श्रेणी में होता है। जैसे क्रिकेट होता है ना, तो क्रिकेट के अंदर एक बल्लेबाज होता है और बॉलर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फास्ट बॉलर, दूसरा हम दोनों ने इसकी इमारत को बढ़ाया, सबसे संपर्क शुरू करा, सबसे जानकारी लेना चालू करी, धीरे धीरे हमारी यूनियन आगे बढ़ती चली गई और आज हजारों की संख्या में आप यहाँ देख रहे हैं कई रिक्शाएं खड़ी हैं जिसपे प्रत्येक रिक्शा पे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का बैनर भी लगा है, स्टिकर लगा हुआ है। ये हमारी पहचान है। हमारी राकेश जी से मेरी मुलाकात कोरोना काल में हुई थी। कोरोना काल में राकेश जी और उनकी कुछ ऑटो रिक्शा चालकों ने निःशुल्क सेवाएं दी थी इन्होंने। जब उस समय एक मुसीबत का समय था, संकट का समय था, ऑक्सीजन गैस कहीं मिल नहीं रही थी, उस समय हाहाकार मचा हुआ था। तो हमारे कुछ ऑटो चालकों ने निःशुल्क सेवाएं दी भाई साहब। ऑक्सीजन गैस को अस्पताल लाना ले जाना, एक प्रकार से एक एम्बुलेंस का काम करा। और आज भी ऑटो चालक एम्बुलेंस का काम करता है। अगर कहीं शहर में दुर्घटना होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो बड़ी बड़ी कार वाले लोग भी बोलते हैं पहले ऑटो को बुलाओ। उनके मुंह से सबसे पहले अगर कोई नाम निकलता है तो ऑटो निकलता है। ऑटो चालक को ही बुलाते हैं। वो ये नहीं कहते कि भैया मेरी स्कॉर्पियो निकाल लूं, कि मेरी इनोवा निकाल लूं, कि मेरी मारुति निकाल लूं। वो कहते हैं ऑटो चालक को बुलाओ। ऑटो चालक रोजी रोटी कमाने निकला है। इंदौर शहर में अगर आपको कहीं पता पूछना है तो समाज को विश्वास होता है कि मैं ऑटो चालक से पूछूंगा तो मुझे जरूर बिल्कुल एक्यूरेट जगह बताएगा। क्योंकि एक ऑटो चालक जो है वो पूरे इंदौर में भ्रमण कर रहा है, उसको प्रत्येक गलियां मालूम है, प्रत्येक मोहल्ले मालूम है, प्रत्येक रास्ते मालूम है। आज जो ये बड़ी संख्या में भाई साहब लोग आए हैं, जो रास्ता बंद है, 2-2, 3-3 जगह अभी रास्ते बंद है, लेकिन ये ऑटो चालकों को इतने रास्ते मालूम है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। ये किसी भी गली में से कहीं से भी निकल के आ जाते हैं हमारे भाई लोग। एक बार पुलिस प्रशासन सोचने में पड़ जाता है कि यार ये ऑटो वाले निकलते किधर किधर से। अब ऑटो चालकों के ऊपर अभी पीड़ादायक काम हो रहा है भाई साहब, बहुत समस्या का समय है। एक तो ई चालान 2015-2016 के अभी तक मांगे जा रहे हैं और एक ई चालान 500 रुपए का। लिखित में कुछ नहीं दे रहा है इनको। चाहे जहां डंडा राग चलता है, गाड़ी रोक दी जाती है, नंबर प्लेट का फोटो खींचते हैं और बताए भैया तुम्हारे 15 ई चालान है, 12 ई चालान है। कुछ ई चालान तो लॉकडाउन के हैं और कुछ ई चालान का समय जब हमने देखा उसके अंदर जो इनका समय रहता है वो सुबह 7, 7:30 बजे का भी, रात को 11 बजे का भी।
कई जगह जैसे जाम की स्थिति बनती है, अभी जैसे आप आए होंगे तो आपको जाम दिखा होगा, तो जहां ट्रैफिक जाम होता है कई बार पुलिस वाले खुद लाल बत्ती में गाड़ी निकलाते हैं, भैया निकलो यार फटाफट निकलो ट्रैफिक जाम हो रहा है। अब ऑटो वाला तो निकाल रहा है, लेकिन वो कैमरा जो है तीसरी आंख वो खटाखट फोटो खींचती रहती है और वो ई चालान हमारे ऑटो चालकों के ऊपर भी बन जाता है। कई बार ऑटो चालक की मजबूरी फंस जाती है, उसकी गाड़ी में पेशेंट रहता है जिसको जल्दी अस्पताल ले जाना। अब ऐसी स्थिति में वो लाल बत्ती का कैसे नियम पालन करेगा? उसको नियम तोड़ना पड़ता है, क्योंकि पीछे एक जिंदगी बैठी है जिसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। उसको लगता है कि इसको कितनी जल्दी मैं अस्पताल ले जाऊं, पीछे परिजन भी चिल्लाते हैं भैया जल्दी ले चलो, बहुत जल्दी ले चलो, सीरियस हालत है, खून बह रहा है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस बात को ऊपर रख सकते हैं। अभी हमने हमारे विधिक सलाहकार अनिल कुमार साहू जी से चर्चा की। मेरी रोज 2 घंटे ऑटो रिक्शा के लिए मेरी और वकील साहब की सुबह शाम में चर्चा होती रहती है। तो वकील साहब ने मुझे कहा कि यार अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि अभी हमने सांसद जी से जब निवेदन किया था तो सांसद जी ने पहली बार ऑटो रिक्शा को सम्मान दिया और उन्होंने रेसिडेंसी कोठी में हमारी मीटिंग कराई। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि पहली बार ऑटो चालक रेसिडेंसी कोठी पे जाके बैठा, अधिकारियों के साथ बैठा, जहां मुख्यमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं जिस रेसिडेंसी कोठी में, वहां पर हमारे ऑटो चालक आकर के बैठे और उन्होंने अपनी बात रखी। उस मीटिंग के अंदर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी, डीसीपी ट्रैफिक डीसीपी महेश चंद जैन साहब, डीआईजी कपूरिया जी, स्वयं सांसद शंकर लालवानी जी और उस समय आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी जी थे, वो भी थे। हमारी करीब 1.5 घंटे मीटिंग चली और हमने बहुत सारे विषयों पर बात रखी। उन्होंने डीसीपी साहब ने एक बात कही कि यार आपके ऑटो चालक जो चाहे जाए गाड़ी रोक देते हैं। भाई सवारी ने बोला यार रोक दो, गाड़ी रोकी, फिर सवारी बैग उतारती है, इतनी देर में सवारी मीटर का पैसा देती रहती है तो टाइम लग जाता है, पीछे कोई गाड़ी आ जाती है, बस आ जाती है तो ट्रैफिक जाम होता है। मैंने उनकी बात को बिल्कुल सही माना कि हाँ साहब ये बात हम मानते हैं, ये हमारी गलती भी है कि भाई हमने बीच अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे भाई साहब के जी, भाई साहब आप आएंगे, आप बोलेंगे। मैं के तिवारी जी को जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर कि आप आए और आप हमको हमारी योजनाएं बताएं। क्योंकि मैं बताऊं हमारी जो ऑटो रिक्शा जो है ना, ये मजदूर श्रेणी में आती है। कौन सी श्रेणी में आती है?
मजदूर श्रेणी में। और देश के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो देश का मजदूर मजबूत है। कौन मजबूत है? देश का मजदूर। और हम उस श्रेणी में आते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें, के तिवारी जी का। और भाई साहब के आने के पहले बोले भारत माता की। देखो मुट्ठी बांध के बोले सब लोग, आवाज पितृपर्वत हनुमान जी के कानों तक जाना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। आइए भाई साहब। पितृ पर्वत वाले हनुमान जी की जय, बजरंग, जय श्री राम। देखो ऐसे पवित्र जगह पर हम लोग बैठे हैं जो देश का गौरव बन गया है आज की तारीख में। ऐसा भव्य स्थान, ऐसा भव्य मंदिर पूरे देश में हनुमान जी का नहीं है। जिस जगह पे आज भगवा ऑटो यूनियन अपना सम्मेलन, स्नेह सम्मेलन, दिवाली मिलन करने जा रही है। सबसे पहले मैं भाई त्रिपाठी जी और भगवा यूनियन के सभी, राकेश जी और सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिवाली मिलन का समारोह आयोजित किया। और इतनी संख्या में मेरी मातृशक्ति और मेरे भाई मौजूद है, मैं उन्हें सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। ऑटो यूनियन पहले भी कई कार्यरत थी और भगवा ऑटो यूनियन जो बनी, जब आपने दशहरा मैदान पे कार्यक्रम किया, रेसिडेंसी में कार्यक्रम किया और अपनी समस्याओं के लिए आपने विधिवत रूप से पुलिस से, प्रशासन से, कोर्ट से, विधिक सलाहकारों से और खास करके भारतीय मजदूर संघ से, जिस भारतीय मजदूर संघ से ये भगवा ऑटो यूनियन जुड़ी है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस भारतीय मजदूर संघ से प्रदेश में 600 यूनियन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें आपकी भी एक यूनियन है। और पूरे देश में 1,65,00,000 भारतीय मजदूर। हमारे ऑटो चालक की अगर कहीं गाड़ी खराब हो जाती है और वो एक वाइस करता है कि मेरी गाड़ी फलानी जगह खराब हो गई है, तो उस लोकेशन को देख के 10-20 रिक्शा वाले भाई लोग उसके लिए मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कई बार सवारी बदमाश मिल जाती है, कोई गुंडे बदमाश पहलवान टाइप के लोग मिल जाते हैं, कोई नशेड़ी मिल जाते हैं जो बड़े प्रेम से रिक्शा में बैठ जाते हैं कि हाँ दे दूंगा 50 रुपए, और मोहल्ले में आने के बाद में रिक्शा वाले से रंगदारी करते हैं, दादागिरी चालू कर देते हैं, पैसे ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मेरा मोहल्ला आ गया, मैं शेर हो गया। तो वो लोकेशन ग्रुप जो है वो हमने इसलिए बनाया कि वहां हमारे भाई अगर वाइस करेगा कि भैया मैं यहाँ परेशान हूं और ये मेरे साथ इस प्रकार की हरकत हो रही है, भाड़ा नहीं दे रहा है मेरे को, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हमारे लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। तीसरा इसका फायदा ये मिलता है, कोई पुलिस अधिकारी अगर जबरदस्ती करता है, अभी परसों की घटना, हमारे एक भाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ एक पुलिस वाले ने बदतमीजी करी। क्यों करी? क्योंकि वो बाथरूम कर रहे थे गाड़ी लगा करके। अब कॉम्प्लेक्स में बाथरूम करेगा नहीं आदमी तो कहां जाएगा भाई। अब वो आए और उन्होंने बोला कि बोले गाड़ी यहां से हटा, यहां क्यों लगाई? तो उन्होंने बोला साहब मेरे को बाथरूम आई, मैं सुलभ कॉम्प्लेक्स में से निकल रहा हूं। तो उन्होंने उसके साथ अभद्रता करने लगे और हाथापाई पे आ गए। उन्होंने मेरे को फोन किया, वो भैया यहीं बैठे हैं, जरा खड़े हो जाए केवल आप। उन्होंने मेरे को, ये भैया खड़े, इन्होंने मेरे को फोन करा और मैंने जाके उस अधिकारी की ईंट से ईंट बजा दी। मैंने, ये तरीका है हमारा? क्या इस तरीके से हम काम करेंगे? हाथापाई की क्या बात है भाई? सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है, काहे के लिए बना है? आपने बनाया है, सरकार ने बनाया है। वहां ऑटो चालक अगर जाएगा तो वहीं जा रहा है ना, कहीं गलत जगह थोड़ी जा रहा है, और गाड़ी भी वहीं रोक रहा है, पार्किंग में रोक रहा है, फिर हाथापाई की क्या जरूरत? बोले साहब वो कथा चल रही है प्रदीप मिश्रा जी के, हमारे एसपी साहब निकलने वाले। मैंने, साहब तुम्हारे एसपी साहब निकले या कलेक्टर साहब निकले, सुलभ कॉम्प्लेक्स में ताला लगा दो, बंद कर दो सुलभ कॉम्प्लेक्स। मतलब ऑटो चालक के साथ दादागिरी। फिर उस अधिकारी ने इनसे माफी मांगी, इनकी गाड़ी थाने भिजवा दी थी। तो ये हमारी भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ की ताकत है।
बस थोड़ी सी हमारे अंदर सुधार की जरूरत है, वर्दी और नंबर प्लेट। बाकी तो आप सारी लड़ाई मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपकी सारी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। मैं रात को 1 बजे भी फोन उठाता हूं, सुबह 7 बजे भी फोन उठाता हूं, और मेरे से जितनी ताकत लगती है, ये हनुमान जी के दरबार में खड़ा हूं, ये सब जानते हैं भाई लोग कि मैं पूरी ताकत लगा देता हूं अपने ऑटो चालक भाई के लिए, क्योंकि वो हमारे परिवार का है, हमारे घर का है। हमारी यूनियन में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब समान है। पद तो एक जगह है, एक सिस्टम है। ये नहीं कि मैं अध्यक्ष हूं तो मैं सर्वोसर्वा हूं, कोई महामंत्री है तो वो सर्व। हमारे प्रत्येक भगवा ऑटो चालक संघ का प्रत्येक ऑटो चालक अध्यक्ष है। हमारे यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब सम्मानीय है हमारे। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भाई साहब को ये चीज की जानकारी दे रहा हूं। अब मैं मुकेश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, मुकेश जी सेन जी से, कि वो आए और हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, हमारे लिए क्या केंद्र की योजनाएं हैं, हमें वो योजनाएं किस प्रकार मिलेंगी, हमें क्या करना होगा जिससे हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि 2-3 योजनाएं मुझे मालूम पड़ी हैं। पहली योजना कि हमारे घर में, मैंने भी माता बहनें कुछ बैठी हुई थी तो मेरे हाथ में माइक था, मैंने उनको सबके जानकारी दी है कि अगर हमारे घर में कन्या है, बच्ची है, तो उसका आपको भारतीय मजदूर संघ का संबंध से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उस बच्ची की एक तो पढ़ाई में जो खर्चा आ रहा है उसमें आधा खर्चा लगेगा हमको पूरी पढ़ाई में, और जब हम उसकी शादी करेंगे तो केंद्र की तरफ से योजना है जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने दी है कि उसको 50,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। अब इतनी बड़ी योजना है हमारे लिए, हमको मालूम ही नहीं रहता, हमारे भाई लोग कर्जा लेकर के काम करते हैं। दूसरी योजना भी हमारे सामने है कि हमारे परिवार से अगर कोई अस्पताल में भर्ती होता है, इलाज करवाना है, तो उसको अस्पताल में भी आधे पैसे लगेंगे, आधे पैसे की छूट मिलेगी हमको। अब ये बड़ी बड़ी योजनाएं हमको नहीं मालूम। ये योजनाएं कब हमको मालूम हुई? जब हम भारतीय मजदूर संघ के संपर्क में आए। ये हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि हम भारतीय मजदूर संघ के संपर्क में आए हैं। दूसरी बात, आज का जो कार्यक्रम है ये पॉलिटिकली कार्यक्रम नहीं है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं। हमारा कार्यक्रम, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसान भाइयों की कितनी योजनाएं, क्योंकि वो उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हम लोगों को अभी ये मालूम ही नहीं था कि हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं। अभी तक जितनी भी यूनियनें बनी, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन उन यूनियनों के अध्यक्षों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि ऑटो चालकों के लिए सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। भाई, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, इस मट्टी के, आपका अपन इस माटी को मां बोलते हैं। अभी हमने भारत माता की जय नारे के साथ लगाई, तो इसलिए लगाई क्योंकि हम इस मट्टी की पैदाइश हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली कि हमारी सबकी 2 मां है। कितनी मां है? 2 मां। एक मां वो जो हमको जन्म देती है, जिसकी कोख से हम पैदा होते हैं, और दूसरी मां जो हमारी मां को अपनी गोदी में बिठा के रखती है, वो है धरती मां, जो हमारी भारत मां है। तो इसलिए हमारी 2 मां होती है। कितनी मां होती है? एक हमारी मां जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, और दूसरी मां जिसने हमारी मां को अपनी गोद में बिठा के रखा जब हम हुए थे, और हम इस धरती पर पले बड़े। आज भी हम हमारा घर बार, व्यापार, अपना परिवार, अपनी गाड़ी, सब चीज किस पे चला रहे? धरती मां पे चला रहे। आज ये धरती मां चाहे तो 1 सेकंड में सड़क आड़ी टेढ़ी कर दे और हमको गिरा देती है। गिरते हैं कि नहीं? कई बार कुछ लोग गिरते ना, यार सड़क टेढ़ी थी, मालूम ही नहीं पड़ा और मोड़ पे गिर गए। लेकिन ये धरती मां हमको संभाल के चला रही है। तो ये हमारी मां है। मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान की पूजा रोज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप भगवान की पूजा करो, अल्लाह की पूजा करो, सब एक है। कुरान में भी यही लिखा है, गीता में भी यही लिखा है कि भगवान सब ऊपर एक है।
नीचे उसके नाम हमने अलग अलग कर लिए हैं। कोई उसको राम नाम से पूज रहा है, कोई अल्लाह नाम से पूज रहा है, कोई वायुगुरु कर रहा है, कोई ईसा मसीहा कर रहा है, लेकिन एक ही है। आज हम सब भी एक हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे अंदर भी अंतर होता। दो कान हिंदू के भी रहते हैं, दो कान मुसलमान के भी रहते हैं, दो कान ईसाई के भी रहते हैं, दो कान सिख के भी रहते हैं। किसी के देखेगा 3 कान? तो हमारे और उनमें अंदर कोई अंतर नहीं है। वही पानी हिंदू भी पी रहा है, वही पानी मुसलमान भी पी रहा है, वही हवा हम ले रहे हैं, वही हवा मुसलमान भाई ले रहा है। कुछ लोग हैं जो इस देश को तोड़ने के लिए शुरू से चला रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं उनका, लेकिन उनकी सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही उन लोगों को। और आज वो लोग, आज देखा जाए तो एक प्रकार से एक कोने में होते जा रहे हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं। हम तो सामाजिक समरसता की बात करते हैं। हमारे बीच में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है, सब बड़े हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई भाई साहब, राजा विक्रम की। अभी सांसद जी आ ही रहे, यहां आ गए कोने पे, तो जब तक आप वो बात को सुन लें कि राजा विक्रम जब युद्ध करते थे तो एक उनका युद्ध हुआ दूसरे राजा से, तो दूसरा युद्ध बहुत घमासान हुआ और वो युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने के बाद उस समय की परंपरा थी कि उसका राजपाट राजा अपने हाथ ले लेते थे, जो जीतता था वो उसका राजपाट हो जाता था। लेकिन राजा विक्रम बड़े बुद्धिमान थे, उनने देखा कि उनके जो इस राज गद्दी पे अब किसको बैठाऊंगा, युद्ध तो मैंने जीत लिया, लेकिन वहां पे अब राजा किसको बनाऊं, कोई बुद्धिमान चाहिए मुझे राजा, क्योंकि राजा बनना बहुत बुद्धिमान लोगों का काम है। जाने दो, हो जाने दो सबको, कोई बाथरूम बात नहीं, पानी जाना है। तो राजा विक्रम जो है, उन्होंने बहुत सोचा कि यार मैं करूं क्या, किस प्रकार से लोगों को अपने इस राजपाट में कोई योग्य उम्मीदवार राजा बनाऊं। तो उन्होंने बोला कि पहले तो मैं उस राजभवन का पहले दौरा करता हूं। वो दौरा करने निकले, तो दौरा करने के बाद जब उन्होंने जाके देखा तो उनको यहाँ बहुत सारी समस्याएं दिखी। जैसे एक समस्या दिखी कि यहाँ पर धर्मशाला नहीं थी, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि यहाँ धर्मशाला का निर्माण करो, अपने सिपाहियों को आदेश दिया। जब धर्मशाला निर्माण करने के लिए वो गए और जब उन्होंने गड्ढे खुदाई हुई तो उसमें से भाई साहब 3 कंकाल निकले, 3 खोपड़ियां, शरीर पूरा नहीं निकला, केवल मतलब केवल सिर निकले, और वो भी 3 कंकाल। मरे हुए, क्या मालूम कब उनकी मृत्यु हुई थी और क्या मालूम कब के वो कंकाल थे। तो वो कंकाल जब उनको निकले तो वो राजा बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि अब मैं इस कंकाल के माध्यम से योग्य उम्मीदवार, योग्य राजा ढूंढ लूंगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो उनने बोला कि बोले मुझे पगड़ी पहनाए, दुपट्टा, और मुकेश जी सेन जी का भी स्वागत, जोरदार तालियों से भाई साहब का भी स्वागत। दोनों पगड़ी ले ली, 2 ले ली पगड़ी, एक और लो। भैया फिरोज भाई आगे आ जाओ, नवेद जी, राकेश जी आप भी आगे आओ। भैया रवि जी, प्रकाश परमार जी, यासीन शाह जी, सब लोग आप पदाधिकारी हो यार। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ आप लोगों को कैसे पहचानी जाती है। अब मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए हमारे सम्मानीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द हमको आकर के कहें, क्योंकि भाई साहब को फ्लाइट पकड़नी है। और मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि भाई साहब अभी हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका लग गई है बाइक टैक्सी के खिलाफ। अभी शहर में फिर से पुलिस प्रशासन द्वारा गाड़ी पकड़ी जा रही है, तो जब तक हाई कोर्ट में मामला है तो थोड़ा सा हमको रियायत मिल जाए, अभी गाड़ियों को पकड़ने का थोड़ा सा रुक हो जाए। जोरदार तालियों से माननीय सांसद जी का स्वागत। ऑटो रिक्शा चालक संघ भगवा ऑटो, जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, उसके सभी पदाधिकारी, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ के भाई, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, बहुत सारे कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम ऑटो रिक्शा एसोसिएशन का या चालक संघ का
पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है, तो आप अपने लिए ताली बजाएं। और ये भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा जो दीपावली मिलन समारोह रखा गया है, उसमें आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और कुछ बातें हमारे अध्यक्ष जी ने, त्रिपाठी जी ने की है। जब जब उन्होंने जो जो बातें कही हैं, हमने प्रयास किया है सरकार तक पहुंचाने का, प्रशासन तक पहुंचाने का। और आने वाले समय में जो आपकी बातें होगी वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की बात हम करेंगे। इस अवसर पर एक बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। आने वाली 9, 10, 11 और 12 जनवरी इंदौर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। वैसे तो इंदौर में 4 कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के होने जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम है जो हमारा NRI, जो विदेशी, जो भारतीय मूल के रहते हैं विदेश में, अप्रवासी है भारतीय, उनका बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है 2 दिन का, 9 और 10। और 11 और 12 को हमारे ग्लोबल समिट है, जो पूरे देश और विश्व के लोग जो उद्योगपति हैं वो सब इंदौर में आ रहे हैं। और तीसरा कार्यक्रम है G20, एक देश है, पूरी दुनिया का एक संगठन बना हुआ है जिसमें दुनिया के सब बड़े देश हैं, उस देशों का एक सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है। और चौथा कार्यक्रम हो रहा है खेलो इंडिया में। पूरे देश के बच्चे हमारे यहाँ खेलने के लिए इंदौर में आ रहे हैं। तो ये चारों जो कार्यक्रम इंदौर में होने वाले हैं, ये चारों के कार्यक्रमों को लेकर हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार बताया गया कि हमारे इंदौर का नाम पूरे देश में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, और वो इसलिए लिया जाता है, हम स्वच्छता में नंबर 1 लगातार 6 बार आ रहे हैं। तो जिस प्रकार इंदौर का नाम हमेशा देश में, दुनिया में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, उसी प्रकार जो ये कार्यक्रम आ रहा है, होने जा रहे हैं चारों कार्यक्रम, इन चारों कार्यक्रमों में भी हमारे जो अतिथि हैं, जो देश से आएंगे, विदेश से आएंगे, और वो पूरे समय हो सकता है जो कार्यक्रम 9, 10 को है उसके पहले से आ जाएं, क्योंकि कुछ अतिथियों को उज्जैन जाना है, महाकाल का दर्शन करना है, कुछ को ओंकारेश्वर जाना है, किसी को मांडव जाना है, किसी को सराफा आना है, किसी को छप्पन दुकान जाना है। तो इतने हजारों लोग इंदौर में रहेंगे। और ऐसे ही जब खेल कूद रहेगा तो बच्चे हजारों इंदौर में रहेंगे। बच्चों के साथ और भी लोग, परिवार के लोग आ सकते हैं इंदौर देखने और आसपास के क्षेत्र देखने। तो हमारी आपसे ये अपेक्षा है, करबद्ध आपसे निवेदन है कि हो सकता है बहुत सारे लोग आपके साथ बैठ के शहर घूमें, क्योंकि सभी लोग बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि इंदौर में अभी तांगा चलता है कि नहीं चलता है। हमने कहा अभी तांगा ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि हम गली मोहल्ले में जाएंगे तो हमारी ऑटो रिक्शा जो चलती थी पहले, चलती है कि नहीं चलती। मैंने कहा हाँ वो तो चलती है। तो ये ऑटो रिक्शा पूरी दुनिया में तो है नहीं, तो उनको इसमें बैठ के घूमना भी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब वो विदेशी लोग आपके साथ घूमेंगे शहर में, तो एक तो हमारा आतिथ्य ऐसा होना चाहिए, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, कि वो कहीं भी जाए दुनिया में। मैं जब विदेश में गया, मंत्री जी ने लेटर भी परिवहन विभाग को लिख दिया है, तो फिर काहे के लिए चेकिंग? केवल 3 चीज की ध्यान रखिए। अपने कागज गाड़ी के कंप्लीट होना चाहिए। पहली चीज, देखो कागज तो कोई भी चेक करता है, कोई दिक्कत नहीं। मोटरसाइकिल पे भी चलने वाले के चेक होते हैं, कार से चलने वाले के भी होते हैं। तो कागज तो सभी को कंप्लीट रखना पड़ते हैं। कागज के साथ साथ हमारी वर्दी हमको हमेशा हमारे बदन पे होना चाहिए। वर्दी बिल्कुल ऐसा नहीं, लापरवाही नहीं करना हमको कि वर्दी कहीं और रख के हम अपना काम कर रहे हैं। तीसरी चीज, हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट। नंबर प्लेट हमेशा ऐसे होना चाहिए कि नंबर हमारा कोई भी पढ़ ले, घिसी पीटी नंबर प्लेट नहीं हो हमारी गाड़ी की। ये 3 चीजों का आप ध्यान रख लो, बाकी चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दो। अब मैं यहां पर जो हमारे भोजन व्यवस्था के लोग हैं, फिरोज भाई आप भोजन के लिए चालू करवाओ काम। तो सबसे पहले माता बहनों को लाइन से बैठा दो, कतार बन करके,
और कुछ लोग जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, ओम प्रकाश जी, उनको सबको बोलो भोजन शुरू करवाएं। कैलाश जी भाई साहब आएंगे जब चलता रहेगा कार्यक्रम। तो भैया हलवाई महाराज जी से भी निवेदन है कि भोजन बन चुका है तो सबको लगवाने का चालू करवाएं। पत्तल वगैरह सब वही है, और पहले हमारी माता बहनें और बच्चों को पहले भोजन करवाएं भैया। हाँ, ये